नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 31 जुलाई 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले सीकर जिले के जो पंचगौरव कार्यक्रम है, ठीक है, उसके अंतर्गत अपन सीकर जिले के जो पंचगौरव है उनके बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि एक उपज के बारे में, एक उत्पाद के बारे में, एक वनस्पति के बारे में, एक पर्यटन के बारे में और एक खेल के बारे में बात करने वाले हैं उस जिले का। और इस प्रकार हमारे जितने भी 41 जिले हैं, सबका इस तरह का पंचगौरव कार्यक्रम जो है घोषित किया गया। अरुंधति चौधरी, जो कि हमारे कोटा के रहने वाली बॉक्सर है, कॉमनवेल्थ में शानदार उपलब्धि हासिल करने की बिल्कुल कगार पे हैं, इनके बारे में बात करेंगे। वंदे भारत जो ट्रेन है उसका सुपर फास्ट पार्सल ट्रेन का वर्जन है, जिसका जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, जहाँ ट्रायल हुआ है, वो राजस्थान से संबंधित है, उसके बारे में बात करेंगे। कैसे वंदे मातरम इतने दिन तक अलग था हमारे राष्ट्रगान से, जन गण मन से, और कैसे अब इसको भी समान राष्ट्रीय गौरव का जो दर्जा है दे दिया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। प्राकृतिक खेती में राजस्थान का कैसा अचीवमेंट रहा है, कैसा प्रदर्शन रहा है, क्यों जरूरी है प्राकृतिक खेती, क्या प्रॉब्लम्स थी पहले जो नेचुरल जो फार्मिंग हम उस तरह से करते थे जिसमें ज़्यादा रसायनों का यूज होता था, वो सारी बातें इस पे समझेंगे। साथ में हम लगातार बात करते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में, कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। जो आज जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके चिप्स काम में आते हैं, उन चिप्स के बनाने में से रेयर अर्थ का बहुत बड़ा रोल है। तो राजस्थान ने ऐसा क्या इतिहास रचा है बालोतरा जोधपुर सेक्टर में, उसके बारे में भी अपन आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले सीकर, आपको पता है राजस्थान के जो उत्तरी पूर्वी भाग का एक जिला है। शेखावाटी अंचल में 3 जिले आते हैं, उसमें सीकर महत्वपूर्ण जिला है। ठीक है, शेखावत राजाओं की राजधानी रहा है ये जिला। यहाँ की हवेलियाँ, मंदिर, किले और अद्भुत भित्ति चित्रकारी का मतलब होता है कि अंदर जो दीवारों पे पेंटिंग होती है, जो इस तरह की पेंटिंग है, ये भित्ति चित्रकारी अद्भुत है। इसको फ्रेस्को पेंटिंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्रेस्को पेंटिंग। याद रखना है आपको, ये फ्रेस्को पेंटिंग कहाँ की? शेखावाटी सीकर की जो भित्ति चित्रकारी है, उस भित्ति चित्रकारी को बोला जाता है फ्रेस्को पेंटिंग। ठीक है, यहाँ का प्रसिद्ध जो खाटू श्याम जी का मंदिर है, जहाँ पे लाखों श्रद्धालु आस्था लेके हमेशा आते हैं, ये जो है पर्यटन वाली कैटेगरी में है। जिले का जो पर्यटन केंद्र है वो खाटू श्याम है। ठीक है, और आगे देखेंगे पंचगौरव में इनकी और कौन कौन सी उपज और वन्य प्रजातियों को शामिल किया गया है। जब अपन सीकर की बात करते हैं, सबसे पहले उपज के मामले में प्याज है सीकर की। ठीक है, मीठी प्याज जो है सीकर की, वो विश्व प्रसिद्ध है ना। तो ये हो गया उपज वाली कैटेगरी में। दूसरी बात करते हैं वनस्पति वाली कैटेगरी में, तो ये अर्डू है। आपको याद रखना है क्या है? अर्डू है। और एक जिला एक उत्पाद वाली कैटेगरी में लकड़ी का फर्नीचर, जो उनका पारंपरिक जो शिल्पकारी है वो काफी फेमस है, तो इसको इस कैटेगरी के अंतर्गत रखा है। फिर हर जिले का एक पर्यटन केंद्र, तो आपको पता है खाटू श्याम जी तो बहुत ज्यादा फेमस है और सबसे ज्यादा पर्यटक राजस्थान में खाटू श्याम जी आते हैं। ये सारी बात आप जानते हैं। ठीक है, उसके बाद जब खेल की बात आती है, तो जो सीकर जिले का खेल है वो बास्केटबॉल है। ठीक है, और पंचगौरव एक योजना है राजस्थान सरकार की, इवन भारत सरकार की है। राजस्थान सरकार का DIPR जो डिपार्टमेंट है उद्योग वाला, वो इसको मैनेज करता है। इसमें बेसिकली हर जिले के 5 जो चीज़ें हैं उनको डेवलप करने की बात की जा रही है। 5 क्या? एक तो उपज होगी, ठीक है, जहाँ यहाँ मीठे प्याज की बात हो रही है सीकर के बारे में। एक वनस्पति होगी, तीसरा उत्पाद होगा, चौथा एक पर्यटन का जो है क्षेत्र होगा, जैसे यहाँ पे खाटू श्याम है, स्थल होगा, और एक खेल जो कि यहाँ पे क्या है? बास्केटबॉल। इसी तरह सभी जिलों का आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। आज हमने सीकर के बारे में बात कर ली, आने वाले समय में और कुछ जिलों के बारे में अपन बात करेंगे इसमें। ठीक है, आगे बात करते हैं अरुंधति चौधरी की, और इनके बारे में, इनके अचीवमेंट के बारे में हमने लगातार बात की है। ठीक है, इससे पहले भी जिस भी खेल में ये मेडल लेके आए हैं, हमने अपने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया है। अभी ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं, जिनके बारे में हम पिछले 3-4 दिन से लगातार बात कर रहे हैं। तो इन्होंने जो है अपना क्वार्टर फाइनल जो है जीत लिया। अब क्वार्टर फाइनल जीतने का मतलब ये है कि दूसरी तरफ, ठीक है, इनका ब्रॉन्ज मेडल तो कम से कम पक्का हो गया। क्यों? क्योंकि दूसरे सेमीफाइनल में मान लीजिए ये हार जाती है सेमीफाइनल में, तो ये हार के 3rd नंबर पे आ जाएंगे, और जो सेमीफाइनल जीतेगी वो 1st और 2nd में कैटेगरी में आ जाएगी। तो ब्रॉन्ज तो इनका पक्का हो गया, और बाकी इनको गोल्ड की दावेदार माना जा रहा है ना। तो देखते हैं आने वाले मैचेज में इनका प्रदर्शन किस तरह का रहता है। और थोड़ी सी इनके बारे में अगर बात की जाए, तो भारतीय
आर्मी में यानी कि भारतीय सेना में हवलदार के पद पे अरुंधति जी कार्यरत है और वहाँ कार्य करते हुए इन्होंने ये शानदार उपलब्धि हासिल कर रहे हैं और लगातार राजस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड के हेंडरसन को इन्होंने हरा दिया। अभी उतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, जब इनके फाइनल रिजल्ट्स आ जाएंगे और हम उम्मीद करेंगे कि गोल्ड जीत के आए, इंडिया के लिए भी और राजस्थान के लिए भी। सबसे बड़ी बात यह है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक पक्का करने वाली राजस्थान की पहली महिला बॉक्सर है, यानी कि अरुंधति चौधरी से पहले किसी भी महिला बॉक्सर ने आज दिन तक कोई भी पदक नहीं जीता है। अब हमने बात कर ली कि इनका ब्रोंज जो है वो तो लगभग फाइनल है और हो सकता है गोल्ड और सिल्वर भी आ जाए, और इनको इनके गेम को देखते हुए, इनके कॉन्फिडेंस को देखते हुए लग रहा है कि ये गोल्ड की पर्पल दावेदार है। ठीक है, देखते हैं आने वाले दिनों में, है ना। भारतीय सेना में जो है हवलदार के पद में भी कार्यरत है, कोटा की रहने वाली है। ठीक है, पिता इंजीनियर बनाना चाहते थे लेकिन इन्होंने बॉक्सिंग को चुना। इसी तरह फिर तेजिंदर पाल सिंह तूर जो है, इन्होंने भी एक अच्छा रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, देखते हैं आने वाले समय में इनका भी जो प्रदर्शन है किस तरह से रहता है। एक बड़ी बात ये आ रही है इस कॉमनवेल्थ गेम में कि लगभग 10 पदक जो है मुक्केबाजी में पक्के हो गए हैं भारत के, और ये अधिकतम है अब तक। पिछली बार 7 पदक थे तो +3 तो अभी हो चुके हैं ना, 10 तो लगभग पक्के हो गए। इसमें साक्षी चौधरी है, अरुंधति चौधरी है, सचिन सिवाच है, अंकुश पंगाल है, नरेंद्र बोरवाल है, जैसा मीन है, ये सारे प्लेयर जो कैटेगरी में है जो पदक जीतने वाले हैं या फिर पुख्ता दावेदारी उसके लिए अपनी कर चुके हैं। अब तक अगर पदक तालिका को देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है, कनाडा नंबर 2 पे है, इंग्लैंड नंबर 3 पे है और इंडिया की रैंकिंग क्या है, 9 है। लेकिन ये बोला जा रहा है कि जिस तरह से ये 10 पदक जो पक्के हुए हैं बॉक्सिंग में, इससे लगता है कि इंडिया की जो छलांग है लगभग टॉप 5 में आ सकता है इंडिया। फाइनल जब इसके समाप्त होंगे, प्रदर्शन जब एंड हो जाएगा सारा, इसके रिजल्ट्स आएंगे, तो ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। देखते हैं कैसा प्रदर्शन इंडिया का रहता है। आगे देखते हैं वंदे भारत ट्रेन के बारे में। आपको पता है बहुत बात हो रही है। अब एक नया इसमें एक नया डेवलपमेंट है, वो ये है कि वंदे भारत सुपर फास्ट पार्सल ट्रेन, यानी कि वंदे भारत का एक और सुपरफास्ट जो वर्जन है वो आने वाला है, और जिसकी स्पीड रहने वाली है 145 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसका जो ट्रायल है वो अभी कोटा और नागदा सवाईमाधोपुर सेक्शन पर होने जा रहा है, यानी कि इसको उस ट्रैक पे चला के इसका परीक्षण जो है किया जाएगा। विकसित किसने किया है? एकीकृत कोच फैक्ट्री जो चेन्नई की है हमारी, उसने इसको विकसित किया है, और इसका जो प्रोटोटाइप है इसका परीक्षण, तकनीकी परीक्षण जो है होने वाला है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि कोटा नागदा सवाईमाधोपुर वाले सेक्शन पे इसका जो है परीक्षण होने वाला है, क्योंकि ये भारतीय रेलवे का हाई स्पीड फ्रेट नेटवर्क की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा जब इसका ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि पार्सल ट्रेन है। ठीक है, 145 किमी प्रति घंटा की स्पीड जो है इसकी प्रस्तावित है। आईसीपी जो इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री है चेन्नई की, उसने इसको बनाया है। ट्रायल जो होने वाला है हमारे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें कोटा नागदा तो एमपी का है, लेकिन सवाईमाधोपुर और कोटा दोनों राजस्थान के सेक्शन में है ना, तो ये इम्पोर्टेंट है। 145 किलोमीटर प्रति घंटा की जो है अधिकतम गति इसकी महिदपुर रोड से कोटा वापसी पर। ठीक है, 16 कोच है इसमें टोटल। क्षमता इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये भी इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, तो जो चीज़ हमने डिस्कस करी वो आपको याद रखना है। अब देखिए, हमारे कुछ राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं। क्या होते हैं राष्ट्रीय प्रतीक? क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए हमारा संविधान है, ठीक है, हमारा राष्ट्र ध्वज है, ठीक है, हमारा राष्ट्र गीत है, और हमारा राष्ट्र क्या है? गान है। राइट, तो ये हमारे क्या है? संवैधानिक प्रतीक है। अब हमारे इनके लिए हमारे मन में बहुत ज़्यादा मान सम्मान है। हम इनके बैनर तले, संविधान के तले, राष्ट्र ध्वज के तले हम पूरे भारतीय एकजुट होते हैं अपनी सारी विविधताओं को साइड में रख के। ठीक है, तो इनको कुछ प्रोटेक्शन भी मिलनी चाहिए, यानी कि इनका संरक्षण होना चाहिए। अगर कोई इनका अपमान करे तो उसको सजा मिलना चाहिए। तो 1971 में एक कानून बनाया गया, उस कानून के तहत इन 3 चीज़ों को तो इस कैटेगरी में डाल दिया। क्या क्या? इसमें हमारा हो गया संविधान आ गया, राष्ट्रीय ध्वज आ गया हमारा, यानी कि हमारा तिरंगा, और हमारा राष्ट्रीय गीत, गान, इसको आप यूँ समझिए गान, है ना, और ये हो गया आपका गीत, है ना। तो हमारा जनगण मन आ गया। इन तीनों को तो उसके तहत प्रोटेक्शन दे दी थी 1971 वाले संशोधन के तहत। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय गीत जो है वो इससे बाहर था, और सरकार इसी मुख्य उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 लेके आई है। किस लिए? कि 1971 वाला जो कानून है उसमें संशोधन करने के लिए। संशोधन क्यों करना था? क्योंकि संविधान
राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान, जनगण मन तो शामिल था, लेकिन इसमें हमारा वंदे मातरम शामिल नहीं था। तो इसको शामिल करने के लिए सरकार जो है 1971 वाला जो हमारा एक्ट था उसमें क्या लेके आई है, संशोधन लेके आई है। संशोधन क्यों लेके आई है, ताकि इसको जो है संरक्षण की कैटेगरी में शामिल किया जा सके। अब तक यह अधिनियम राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रीय गान को संरक्षण देता था, यानी कि ये तीन ही एंटिटी इसमें थी जिनको संरक्षण प्राप्त था। यानी अगर कोई अपमान करता है इन तीनों का तो उसको सजा का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रीय गीत के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। अब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी पहली बार स्पष्ट वैधानिक संरक्षण मिलेगा। अब इन चारों की सेम कैटेगरी हो चुकी है, ठीक है। तो जो स्टेटस राष्ट्रीय गान को प्राप्त है वही स्टेटस अब राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम को भी प्राप्त होगा। तो क्या कार्य आपराधिक हो जाएंगे इसके तहत, अगर कोई जानबूझकर वंदे मातरम जहाँ पे गाया जा रहा है उसके गायन में कोई बाधा उत्पन्न करता है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो ये अपराध माना जाएगा। गायन के दौरान सभा में व्यवधान उत्पन्न करता है, मान लीजिए आप अपनी स्कूल का वंदे मातरम हो रहा है और वहाँ पे आपके गायन के दौरान कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो भी अपराध के तहत माना जाएगा। और कोई अन्य तरीके से अगर अपमान करता है सोशल मीडिया पे या और किसी जगह, तो भी ये अपराध माना जाएगा। क्या प्रावधान है सजा के, देखिए अधिकतम 3 साल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। साथ में किसी व्यक्ति ने मान लीजिए पहली बार अपराध किया इससे जुड़ा हुआ, अगर दूसरी बार फिर से किया सेकेंड टाइम, तो प्लस 1 साल की सजा होती जाएगी, ठीक है। तो इसको मान के चले 3+1 है ना, एक ही बार अगर अपराध किया तो अधिकतम 3 साल की, और अगर फिर दूसरी बार किया तो +1 ईयर की जो सजा है वो इसमें हो जाएगी। वंदे मातरम को पहली बार कानूनी संरक्षण दिया है, ठीक है। वंदे मातरम इससे पहले नहीं था, हमने बात करी सिर्फ 3 चीज़ें, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा संविधान और हमारा राष्ट्रीय गान, इन 3 ही चीज़ों को संरक्षण प्राप्त था, वंदे मातरम को पहली बार मिला है, ठीक है। अब राष्ट्रीय गान के समान ही हमारा राष्ट्रीय गीत हो गया। क्या होगा इससे, हमारी राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने का जो है अच्छा प्रयास इन्होंने किया है। यानी 1971 का अधिनियम प्लस 2026 का संशोधन मिलके अब वंदे मातरम को भी वैधानिक सुरक्षा जो है मिल चुकी है, ठीक है। अब हमने कल बात करी थी असहमति की, बात करी थी लोकतंत्र में कि भाई हर व्यक्ति की बात सुनी जानी चाहिए, किसी की आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को है, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी बात करी थी कि आर्टिकल 19(2) के तहत राज्य सुरक्षा, शांति या नैतिकता के आधार पर राज्य प्रतिबंध भी लगा सकता है, उसको भी हमने समझा था। अब एक चीज होती है सेंसरशिप। क्या होती है सेंसरशिप? सेंसरशिप किसको बोला जाता है? बेसिकली किसी कंटेंट पर पाबंदी लगाना। कैसे लगाई जा सकती है? जैसे किसी फिल्म को रिलीज होने से रोकना, ठीक है, किसी वेब सीरीज को किसी OTT प्लेटफॉर्म पे आने से रोकना। OTT जैसे ये आपका हो गया नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, ठीक है, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे रोकना, या कोई पब्लिश हो गई है तो उसको वहाँ से हटवाना कंटेंट को। ये सारी चीज़ें किस में आती है? सेंसरशिप में आती है। तो यही बात लागू सेंसरशिप पे भी होती है, ठीक है। जो अभिव्यक्ति, क्योंकि वहाँ भी तो कोई कलाकार, कोई ना कोई प्रोड्यूसर अपनी अपनी थॉट प्रोसेस को अभिव्यक्त कर रहा है, तो उस पर सेंसरशिप क्यों लगती है? और इस आर्टिकल में राइटर बोलते हैं कि ये पहली बार नहीं है, ना तो सेंसरशिप नई बात है इस देश में, ना कोई बहस इस पे नहीं है। भारत की पहली प्रतिबंधित फिल्म भक्त विदुर थी। किस समय? अंग्रेजों के टाइम पे। अंग्रेजी सरकार ने इसको रोक दिया था, रिलीज नहीं होने दिया था। उसके बाद आपातकाल में एक मूवी आई थी किस्सा कुर्सी का, उसको भी रोक दिया था आपातकाल में। और अब एक नया दृश्य सेंसरशिप का दौर आया है जहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म, अब हाल ही में एक फिल्म सतलुज आई थी। बेसिकली सतलुज मूवी जो थी पंजाब से जुड़ी हुई मूवी थी, और इस मूवी में इस तरह की बात थी कि कैसे पंजाब में एक समय जब आतंकवाद के नाम पे, आतंकवाद को रोकने के नाम पे पुलिस ने हजारों बेगुनाह लोगों की जान ली, ठीक है। उसी बात को इसमें दिखाया गया था और डॉक्यूमेंटेड चीज़ें थी, लेकिन सरकार ने इसको बैन कर दिया। हालांकि ये बैन और अलग अलग माध्यम से दुनिया भर के लोगों ने इसको देख लिया, इंडिया में भी बहुत सारे लोगों ने देख लिया, बट सरकार ऐसा क्यों सोचती है? अगर कोई सच है तो उसको सामने आने देना चाहिए, उसको रोकने का क्या मतलब है? लोगों में अवेयरनेस आएगी, लोग उस समय को समझेंगे, उसमें नुकसान क्या है, ठीक है। लेकिन सरकारें जो है अपने राजनीतिक नुकसान फायदे के हिसाब से देखती है, ठीक है। अपारदर्शी कंटेंट हटाना और शासन की आवश्यकता, विधि के शासन की आवश्यकता, यानी कि अगर आप किसी कंटेंट को हटाते हो तो फिर कानून का शासन कहाँ है? एक चीज बोलते हैं जेम्स बाल्डविन, क्या बोलते हैं कि सामना की गई हर चीज को बदला नहीं जा सकता,
यानी कि जो चीज़ें फेस करी है उनको बदला नहीं जा सकता, और जब तक सामना नहीं करोगे तब तक भी नहीं बदला जा सकता। यानी कि सच से आपको मुंह नहीं मोड़ना चाहिए था। आपके आप बात करते हैं ना कि 1975 का जो आपातकाल है वो काला अध्याय है हमारे इतिहास का, बात करी जानी चाहिए, क्योंकि गलत चीज़ थी वो। हमारे लोकतंत्र पे काला धब्बा है, उसके बारे में बात करेंगे तभी हम में अवेयरनेस आएगी कि आगे ऐसा ना हो। तो जो चीज़ें गलत हुई है, एडमिनिस्ट्रेटिवली जो गलत हुई है, जो अत्याचार हुए हैं लोगों पे, वो दिखाए जाने चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ है इसमें? ये बात राइटर इसमें बोल रहे हैं, पूरा मुद्दा आप समझ गए होंगे। आगे बात की जा रही है राजस्थान में प्राकृतिक खेती की, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 1947 में देश आज़ाद होता है, पूरी टाइमलाइन आपको समझाता हूँ। ठीक है, आज़ाद हो गया साहब। 1960 आते आते हमारी स्थिति काफ़ी खराब थी इस मामले में, कि ज़रूरत का खाद्यान्न हमें चाहिए वो हमारे देश में नहीं था, ठीक है। PL 84 करके या 480 करके, आई थिंक, हाँ, PL 480 करके गेहूं की किस्म थी जो जानवरों को देने लायक भी नहीं थी, वो अमेरिका हमें भेजता था और साथ में धमकी भी देता था, ठीक है, कि मैं नहीं दूंगा तो कहाँ जाओगे। इस बात से परेशान हो गए 1967 में देश में हरित क्रांति शुरू की। क्या हुआ हरित क्रांति में? और बेसिकली ये 2 सेक्टरों तक सीमित थी, गेहूं और चावल। क्या हुआ हरित क्रांति में? उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया, उत्पादन भी बढ़ाने का प्रयास किया, और क्षेत्रफल जो था खेती का वो भी बढ़ाने का प्रयास किया। उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या किया? रसायनों का प्रयोग किया, जैसे DAP, यूरिया, इनका उपयोग किया गया और उत्पादन बढ़ा भी। लेकिन इससे किसानों का लालच बढ़ गया और हो सकता है उनकी मजबूरी भी, ठीक है, खेती जिस तरह से, तो अंधाधुंध जो है इसका प्रयोग करने लगे। और आप भी देखते हैं कि हमारे किसान आज भी खूब प्रयोग इसका करते हैं। इसकी वजह से हमारी जो धरती है इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई, और जो उत्पादन एक समय बढ़ रहा था वो उत्पादन अब कम होने लगा। तो इस सारी समस्या के परिप्रेक्ष्य में लेके आए प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती मिशन क्या है? बेसिकली इसमें कि जो रासायनिक उर्वरक है उनका प्रयोग कम से कम किया जाए, और इसकी जगह क्या किया जाए? गोबर खाद, यूरिया गोल्ड, इस तरह के जो वैकल्पिक रसायन है उनका प्रयोग किया जाए। तो बेसिकली इसमें जो है हमारी सूजस जो मैगजीन है, सरकार का संस्करण है, उस मैगजीन में ऐसा बोला जा रहा है कि राजस्थान ने अच्छा काम किया है। कि भाई कैसे किया है? कि 2.5 लाख किसानों को इससे जोड़ के 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती राजस्थान में किसान कर रहे हैं। और टिकाऊ कृषि, टिकाऊ का मतलब होता है सतत कृषि, यानी कि बिना जमीन को खराब किए खेती करना, क्योंकि आज हम लोग, हमारी आने वाली जनरेशन को भी तो भाई खाद्यान्न चाहिए। इस हिसाब से इस मिशन को लागू किया गया। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि टोटल क्लस्टर इसमें बनाए जा रहे हैं। क्लस्टर बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये गांव है, गांव का नाम क्या बताऊँ? रामपुर, ठीक है, रामपुर एक गांव है, ठीक है। अब रामपुर गांव में मान लीजिए एक किसान है रमेश, सुरेश, भागचंद, रामनाथ, कपिल, थोड़ा युवा किसान भी तो चाहिए ना, सारे पुराने पुराने हो गए, ठीक है, ये सारे लोग हैं। अब एक तो ये सब अपने इंडिविजुअल खेतों में खेती करते हैं, बट प्राकृतिक खेती के लिए बोला जा रहा है कि इनको एक क्लस्टर बनाना चाहिए। क्लस्टर यानी 10, 20 या 30 किसान एक साथ आके, कि ये जो हमारा कॉमन एरिया है इसमें हम प्राकृतिक खेती करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार क्लस्टर बनाने के मामले में राजस्थान क्या है? नंबर 2 है। पहले नंबर पे कौन है? आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश। तो ये अच्छी बात है राजस्थान के बारे में। दूसरी बात, टोटल किसान हो गए 2.12 लाख, तो यहाँ भी तीसरे नंबर पे राजस्थान, पहले पे आंध्र प्रदेश सेम, दूसरे पे यूपी और तीसरे पे आपका राजस्थान, ठीक है, यहाँ तीसरे नंबर पे। हेक्टेयर सेक्टर भी अच्छा हो गया राजस्थान में, और 50 करोड़ रुपए जो है राजस्थान सरकार ने इस पे व्यय किए हैं। तो ये जो है मिशन, इसमें राजस्थान अच्छा काम कर रहा है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। कुछ जुड़ी हुई और बातें हैं। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, यानी कि 50,000 किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप अपने घर पे अपने जानवरों से गोबर खाद बनाइए, ठीक है। गोबर खाद के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि याद करिए प्राकृतिक खेती के लिए क्या जरूरी है? क्या यूरिया जरूरी है?
नो, यूरिया में तो कमी करनी हो उसके प्रयोग में, बढ़ावा किसको देना है? गोबर खाद को। तो बढ़ावा देने के लिए 10,000 रुपये प्रति किसान की जो है सहायता इसमें दी जा रही है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ऑर्गेनिक फूड मार्केट, ऑर्गेनिक फूड मार्केट यानी कि बिना रसायनों का यूज किए अनाज से बनाया गया जो भी है फूड। तो इसमें जोधपुर, कोटा और उदयपुर में ऑर्गेनिक फूड मार्केट स्थापित करने की सरकार ने पहल करी है। ठीक है, साथ में बैलों से खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, 30,000 की प्रोत्साहन राशि इसके लिए भी है। नीति आयोग की रिपोर्ट ने बोला है कि 91% किसानों का उत्पादन भी बढ़ा है प्राकृतिक खेती की वजह से, और लागत में भी कमी आई है। तो ये सारी बातें इसमें की जा रही है। अब हमने लगातार एक बात करी, क्या बात करी थी? देखिए दोबारा इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ कि भाई 2019 से पहले सब बढ़िया चल रहा था, फिर आपका कोविड आता है। कोविड आता है तो दुनिया की असलियत सामने आ जाती है। असलियत क्या आ जाती है? सामने आ जाती है। कैसे आती है दुनिया की असलियत सामने? कि चीन पूरी दुनिया को जो बहुत सारा सामान निर्यात करता था, उसमें बहुत जरूरी चीजें भी थी, जैसे आप मेडिसिन, और इन सब के साथ में एक चीज थी रेयर अर्थ मिनरल, यानी कि ऐसे खनिज जो धरती पे बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और ये जरूरी खनिज थे बहुत सारी चीजों में। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हमारी जो कार बनती है, कार में सारा का सारा जो इलेक्ट्रिक प्रोसेसिंग है वो सारी एक चिप की वजह से चलता है, और ये जो चिप है ये इसी रेयर अर्थ मिनरल से बनी होती है। तो चाइना ने ये सब सप्लाई करना क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। बंद कर दिया था तो कोविड में हमारे इंडिया में कार की सप्लाई में 9 से 10 महीने लग गए थे, यानी लगने लग गए थे। मान लो किसी ने फॉर एग्जांपल किसी भी ब्रांड की गाड़ी बुक करी है, तो उसको गाड़ी कब मिलेगी? 9 महीने बाद। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन अटका हुआ है कार का। क्यों अटका हुआ है? उसके पीछे रीजन है कि वो जो जरूरी चिप है लगानी है, वो चिप नहीं बन पा रही। क्यों? क्योंकि उस चिप के लिए जो आने वाला मिनरल्स है, जो इस तरह का रेयर अर्थ मिनरल्स है, वो सारे आते हैं चाइना से, और चाइना ने सप्लाई में प्रॉब्लम कर दी। उसके बाद पूरी की पूरी दुनिया जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए इधर उधर हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। इसके बारे में हमने लगातार बात करी। अब इसमें राजस्थान का रोल क्या आ गया? अब भैया राजस्थान में एक जगह ऐसी मिली है, एक एरिया बड़ा सा ऐसा मिला है जहाँ पे संभावना है कि रेयर अर्थ मिनरल का बड़ा भंडार हो सकता है। ठीक है, तो उस जगह के बारे में अपन बात करेंगे। अब आप सोच के देखिए, क्या एग्जाम के हिसाब से ये जगह इंपॉर्टेंट नहीं होगी? अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि जब इतनी बड़ी पूरी दुनिया की, इंडिया की एक बहुत मेजर प्रॉब्लम से अगर कोई जगह समाधान बन रही है, तो वो जगह एग्जाम में क्यों नहीं पूछी जाएगी? 200% पूछी जाएगी। ठीक है, इस हिसाब से तो राजस्थान ने रेयर अर्थ एक्सप्लोरेशन यानी कि रेयर अर्थ की खोज के लिए, खनन के लिए लाइसेंस दे दिया है, और ये देश का पहला है। बड़ी बात है, इंडिया में अभी और किसी भी जगह इस तरह का लाइसेंस नहीं दिया है। ठीक है, तो खान और भू विज्ञान जो हमारा विभाग है, उसने रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए पहला अन्वेषण अनुज्ञा पत्र जारी कर दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये सेक्टर बालोतरा व जोधपुर के नयातला देवीगढ़ तहसील के 207.63 वर्ग किलोमीटर। क्या क्या याद रखना है? विभाग याद रखना है, खान है भू विज्ञान विभाग। ठीक है, पहला है देश में, ये दूसरी बात याद रखनी है। तीसरी बात, बालोतरा और जोधपुर की कौन सी जगह? नयातला और देवीगढ़, ये जो तहसील है दोनों, इसमें कितना एरिया है ये भी याद रखना है, 207.63 वर्ग किलोमीटर। अब और इम्पोर्टेंट बात कि कौन से रेयर अर्थ एलिमेंट? सबसे पहला लेंथेनम, दूसरा सीरियम, तीसरा प्रोजोडाइमियम और नियोडीमियम। ये जो 4 रेयर अर्थ एलिमेंट है, इनके संकेत जो है मिले हैं कि भाई यहाँ पे मिल सकते हैं। और इसके अलावा भी मेजर खनिज मिनरल्स ब्लॉक की नीलामी में भी राजस्थान जो है पूरे देश में अव्वल है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भविष्य के जो हमारे उद्योग है उनकी रीढ़ है रेयर अर्थ एलिमेंट। ठीक है, जो हमने बात करी। इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंपॉर्टेंट है, हमारे डिफेंस सेक्टर में जितनी भी मिसाइल, रडार, सैन्य उपकरण जो बनने हैं उनके हिसाब से, इसरो के जितने मिशन है उनमें हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर पैनल है, विंड पैनल है, विंड टर्बाइन है, उन सब में भी यूज होगी। सेमीकंडक्टर के बारे में हमने बात करी, दूरसंचार जो 5G नेटवर्क है उसके लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट
हो जाता है। ठीक है, आज हमने पंचगौरव सीकर के बारे में बात करी, वहाँ का एक प्याज, अरडू, लकड़ी, खाटू श्याम जी और बास्केटबॉल याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अरुंधति चौधरी, उम्मीद करेंगे गोल्ड लेके आए। वंदे भारत पार्सल ट्रेन के बारे में, उसका जो ट्रायल हुआ है स्पेशली कोटा नागदा सेक्शन पे, कोटा नागदा सवाई माधोपुर सेक्शन पे। राष्ट्रीय गौरव विधेयक जो कि संशोधन करता है 1971 के एक्ट में, जिसमें शामिल कर दिया है किसको, राष्ट्रीय गीत को। प्राकृतिक खेती में राजस्थान क्लस्टर बनाने के मामले में दूसरा और टोटल किसानों के मामले में क्या है, तीसरा स्थान रखता है। राजस्थान रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सप्लोरेशन के लाइसेंस जारी करने वाला देश में पहला राज्य बन गया है, और ये कहाँ मिला है, बालोतरा और जोधपुर में। एरिया 207.63 वर्ग किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है आज की डिस्कशंस, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे और रिवाइज करते रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। प्रिपरेशन आपकी बेस्ट तब होगी जब आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। चलिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।